एक कॉफी शॉप जहां पर सिया और सम्राट बैठे हुए हैं। सिया, कॉन्ग्रेचुलेशन सम्राट, बिजनेस ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। सच में आज तुम्हें इस मुकाम पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। सम्राट, थैंक यू माँ, ये सब आपकी ही वजह से हो पाया है। अगर आप नहीं होती तो मैं शायद किसी सड़क के किनारे भीख मांग रहा होता। सिया जी का हाथ पकड़कर, माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी ही वजह से हूँ। ये नाम और ये पहचान सब आपका ही तो दिया हुआ है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगा। सिया, एक तरफ माँ बोलते हो और दूसरी तरफ एहसान का नाम लेते हो। माँ अपने बच्चों पर एहसान नहीं करती। एहसान तो तुम्हारे माँ बाप ने मुझ पर किया है, मेरी बच्ची की जान बचाकर। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। तुमने जो भी पाया है अपनी लगन और मेहनत से पाया है। सम्राट, माँ, ये आपका बड़कपन है, वरना मैं तो कुछ नहीं हूँ। खैर, आपने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था। सिया, हाँ सम्राट, मुझे कंपनी में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का पता चला है। मुझे नाहर ओबराय पर शक है, मगर तुम तो जानते हो ना, साहब नाहर पर अंधा विश्वास करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तुमसे एक फेवर चाहूंगी। भविष्य में कभी भी अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं साहिबा की पूरी जिम्मेदारी तुमको देना चाहती हूँ। अब तुम इसे मेरा ऑर्डर समझो या रिक्वेस्ट। मेरी कंपनी और मेरी साहिबा को तुम्हें ही संभालना होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। सम्राट, माँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मगर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं साहिबा और कंपनी दोनों का पूरा ध्यान रखूंगा। सिया, अच्छा ये सब छोड़ो, परसों साहिबा का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ तुम उसके जन्मदिन पर जरूर आओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि साहिबा अपने बचपन के दोस्त को पहचान भी पाती है या नहीं। तुम आओगे ना सम्राट? मैं जानती हूँ कि साहब को तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मेरा दिल रखने के लिए आ जाना प्लीज। सम्राट, माँ, आपको प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर आऊँगा। कश्यप मेंशन। साहिबा की जन्मदिन की पार्टी। सारे मेहमान पार्टी हॉल में भरे हुए हैं। एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी यहाँ उपस्थित हुई हैं। मिस्टर और मिसेस कश्यप सभी का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। सम्राट भी पार्टी में आ जाता है। ब्लैक सूट, हाथों में गोल्डन वॉच, दूसरे हाथ में शिवजी का कड़ा, बहुत ही डेसिंग लग रहा है। उसके आते ही सभी बस सम्राट से ही मिलना चाह रहे हैं। तभी हॉल की लाइट ऑफ होती है और सीढ़ियों पर एक फोकस लाइट पड़ती है, जहां साहिबा अपने पिता मिस्टर कश्यप का हाथ पकड़े नीचे उतर रही है। पीच कलर के खूबसूरत से गाउन में, लाइट मेकअप में साहिबा बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बालों का सुंदर सा बन बनाया हुआ है, जिस पर एक छोटा सा क्राउन लगा हुआ है। सम्राट और सभी की नजरें साहिबा पर टिक गई हैं। तभी हॉल की लाइट जलती है और सभी तालियों के साथ साथ साहिबा को जन्मदिन की बधाई देते हैं। एक सर्वेंट एक टेबल पर बहुत बड़ा सा केक लेकर आता है और हॉल के बीचों बीच रख देता है। मिस्टर कश्यप बेटी का हाथ पकड़कर केक कटवाते हैं और फिर बधाई देने और गिफ्ट देने का सिलसिला आगे बढ़ता है। मिस्टर कश्यप और मिसेस कश्यप साहिबा को सबसे मिलवाते हैं। मिसेस कश्यप जब साहिबा को सम्राट से मिलवाती हैं तब वह उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और लुक्स को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। पार्टी में मिस्टर नाहर और रोनी की आंखें सिर्फ साहिबा और उसकी खूबसूरती को निहार रही होती हैं। जहां मिस्टर नाहर अपने बेटे रोनी की तारीफ मिस्टर कश्यप और साहिबा से बड़ा चढ़ाकर करते हैं, वहीं अपने दिल की ख्वाहिश रानी और साहिबा की शादी की बात भी मिस्टर कश्यप से कह देते हैं। मिस्टर नाहर की बात सुनकर और रोनी से मिलकर मिस्टर कश्यप काफी खुश होते हैं और शादी के विषय में सोचेंगे, ऐसा कहकर बात टाल देते हैं। पार्टी में जहां रोनी साहिबा के साथ बात करता और समय बिताना चाहता था, मगर साहिबा तो सम्राट से इम्प्रेस थी और उससे बात करने का बहाना ढूंढ रही थी। ये देखकर रोनी काफी नाराज हो जाता है और गुस्से में पार्टी छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद सम्राट को जब पता चलता है कि मिस्टर और मिसेस कश्यप का रोड एक्सीडेंट हो गया है, तब वह फोन पर अपने आदमियों पर गुस्से से चीख रहा होता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी आखिर माँ और साहब पर यह अटैक कैसे हुआ। वह सभी मीडिया और पुलिस को कुछ देर के लिए एक्सीडेंट वाली जगह से दूर रखने को कहता है और तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है
कि मिसेस कश्यप की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है और मिस्टर कश्यप बहुत बुरी तरह से घायल हैं। सम्राट तुरंत ही मिस्टर कश्यप को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और उसकी जगह दूसरी जली हुई डेड बॉडी रखवा देता है और पुलिस और मीडिया को यही बताता है कि एक्सीडेंट में मिस्टर और मिसेस कश्यप दोनों ही लोग मर गए। जब ये बात साहिबा को पता चलती है तो बहुत ही दुखी हो जाती है। शौक में उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। अचानक से उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। उसके माँ पापा जो उसको इतने नाजों से रखे थे, जिन्होंने कभी दुख परेशानी क्या होती है उसे पता ही नहीं चलने दी थी, वह इस दुनिया में नहीं है। आज वह इस दुनिया में अकेली है। उसके पास सिर्फ उसकी केयर टेकर अम्मा जी और उसकी दोस्त पिया हैं, जो इस दुख और मुसीबत की घड़ी में उसे संभालती हैं। कश्यप मेंशन, यहाँ घर के हॉल में दो डेड बॉडी रखी हुई हैं। मिस्टर और मिसेस कश्यप की सभी जान पहचान वाले आ रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करके जा रहे हैं। मिस्टर नाहर ओबराय और उनका बेटा रॉनी वहां मौजूद हैं और इस एक्सीडेंट पर झूठा शोक व्यक्त कर रहे हैं। सम्राट भी अपने दोस्त कम मैनेजर के साथ वहां आता है और उन्हें श्रद्धांजलि देख किनारे खड़ा हो जाता है। तभी वहां मिस्टर और मिसेस कश्यप के वकील आते हैं और सभी को ये बताते हैं कि मिस्टर कश्यप के बिल के हिसाब से मिस्टर कश्यप की कंपनी का 10% शेयर साहिबा कश्यप के नाम होगा और मिसेस कश्यप की बिल के हिसाब से उनकी कंपनी के 80% शेयर में से 40% शेयर साहिबा कश्यप और 40% शेयर सम्राट साहनी के नाम होगा। साहिबा कश्यप और सम्राट साहनी को शादी करनी होगी, अन्यथा ये पूरी कंपनी ट्रस्ट में चली जाएगी। ये सुनते ही वहां खड़े सभी शॉक हो जाते हैं। मिस्टर नाहर ओबराय और रॉनी चीखने लगते हैं कि ये बिल नकली है, क्योंकि मिस्टर कश्यप ने साहिबा और रॉनी की शादी करवाने का वादा किया था और ये कंपनी गिफ्ट में शादी में देने को कहा था। मगर वकील ने जब बिल के रजिस्टर्ड पेपर दिखाए तब वह गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। बिल के अनुसार वकील ने मिस्टर सम्राट साहनी को साहिबा कश्यप से तुरंत शादी करने को कहा, ताकि वह मिस्टर और मिसेस कश्यप का अंतिम संस्कार बेटे के रूप में कर सकें। इस दुख की घड़ी में जहां साहिबा शौक थी, वहीं सम्राट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मिसेस कश्यप को दिए गए वादे के कारण सम्राट इस शादी के लिए तैयार हो जाता है और वकील के द्वारा लाए हुए मैरिज पेपर पर साहिबा और सम्राट दोनों साइन कर देते हैं। इसके बाद सम्राट पूरे विधि विधान से मिस्टर और मिसेस कश्यप का अंतिम संस्कार करता है। थोड़ी देर वहां समय बिताने के बाद धीरे धीरे करके सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कश्यप मेंशन में सिर्फ साहिबा, सम्राट, अम्मा जी, पिया, अंशु ही रह जाते हैं। इस समय साहिबा तो कुछ भी सोचने समझने की परिस्थिति में नहीं थी, इसलिए सम्राट कुछ दिन कश्यप मेंशन में रुकने का फैसला करता है और अपने वकील को फोन करके कंपनी के सारे लीगल पेपर बनवाने को कहता है। धीरे धीरे करके 13 दिन का समय पूरा होता है और मिस्टर और मिसेस कश्यप को आखिरी विदाई देकर सम्राट साहिबा और अम्मा जी को लेकर अपने घर आशीर्वाद विला आ जाता है। आशीर्वाद विला सम्राट, प्रिंसेस मेरा मतलब है साहिबा जी, आप और अम्मा जी, अब से आप दोनों यहीं रहेंगे और इसे अपना ही घर समझिएगा। साहिबा जी, अगर मैं आपको प्रिंसेस बुलाऊं तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? एक्चुअली आप अपने जन्मदिन की पार्टी में बिल्कुल प्रिंसेस सी लग रही थीं, इसलिए मुझे लगा इससे अच्छा नाम आपका और कोई हो ही नहीं सकता। सम्राट की इस बात पर साहिबा मुस्कुराकर अपना सर झुका लेती है। सम्राट, प्रिंसेस वैसे तो हमारी शादी हो चुकी है, मगर मैं चाहता हूँ जब तक आप 21 वर्ष की ना हो जाएं, तब तक हम इस घर में एक दोस्त की तरह ही रहें, क्योंकि हमारी शादी जिन परिस्थितियों में हुई है, ना तो मैं इसके लिए तैयार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी तैयार नहीं होंगी। प्रिंसेस, मैं चाहता हूँ कि इन 3 सालों में आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लें, ताकि उसके बाद अपने माँ पापा की कंपनी को अच्छे से संभाल पाएंगी, जिससे मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो पाऊँ। मगर फिर भी दुनिया समाज को बताने के लिए हमें एक रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को और कोर्ट को यही लगे कि हम दोनों एक पति पत्नी के रूप में ही रह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 3 साल तक हमारे रिश्ते की सच्चाई किसी भी बाहरी को पता न चले। इतना कहकर सम्राट अंशुल को, अम्मा जी और साहिबा को उनका कमरा दिखाने को कहता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है।
ऑफिस में पहुंचकर सम्राट अपने आदमी को फोन लगाता है और मिस्टर कश्यप के स्वास्थ्य का हालचाल लेता है। इन 13 दिनों में मिस्टर कश्यप की हालत में थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ था और उनको इस तरह शहर में ही सबसे छुपा कर रखना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए सम्राट उनके बेहतर इलाज और सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए मिस्टर कश्यप को अपने प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देता है, जहां उसकी पूरी देखभाल और इलाज कायदे से हो सके। लेकिन इतना लंबा सफर तय करने और एक्सीडेंट के कारण मिस्टर कश्यप कोमा में चले जाते हैं। ये जानकर सम्राट बहुत दुखी होता है। सम्राट, अंशु, कुछ पता चला कि माँ और साहब के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था? अंशुल, अपने आदमियों को इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे मिस्टर नाहर ओबराय और रोनी का ही हाथ है, क्योंकि उनके काले कारनामों का पता मिसेस कश्यप को लग गया था और उन्होंने उनको कंपनी से बाहर निकलवाने की चेतावनी भी दे दी थी। सम्राट, और पुलिस का क्या कहना है? अंशुल, नाहर और रोनी ने उन्हें पैसे खिला दिए हैं, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सबूत मिटाने पर लगी है। सम्राट, कमिश्नर कमिश्नर को फोन करके मिलने को बोलो। मैं इन दोनों को किसी भी कीमत पर बचने नहीं दूंगा। अंशुल, ठीक है। वैसे रिसेप्शन पार्टी कब रख रहा है सम्राट? एक काम कर, पीए से पहले बात कर ले। जिस दिन कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग ना हो उसी दिन रख लें। अंशुल हंसकर, अच्छे पति पार्टी के हिसाब से मीटिंग फिक्स करते हैं और तू मीटिंग के हिसाब से पार्टी फिक्स कर रहा है। खैर, अब तुझे घर निकलना चाहिए, भाभी तेरा इंतजार कर रही होंगी। सम्राट आश्चर्य से, भाभी? अंशुल, हाँ भाई, अब तू बैचलर नहीं रहा, तेरी शादी हो गई है, तो मेरी भाभी यानी कि साहिबा जी तेरा इंतजार कर रही होंगी, तो तुझे अब जल्दी जल्दी घर निकल जाना चाहिए। सम्राट अंशुल को घूरते हुए कार से घर के लिए निकल जाता है। आशीर्वाद विला घर पहुंचकर अम्मा जी सम्राट को नीचे हॉल में ही मिल जाती हैं। सम्राट, गुड इवनिंग अम्मा जी। अम्मा जी, गुड इवनिंग मालिक। सम्राट, अरे अम्मा जी, मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे मालिक ना कहें, आप मुझे बेटा कहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अम्मा जी, जैसी आपकी मर्जी बेटा। वैसे खाना बन गया है, आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए। सम्राट, जी ठीक है। वैसे प्रिंसेस कहाँ है? उनको भी बुला लीजिए। अम्मा जी, वह तो ऊपर अपने कमरे में आराम कर रही है। सम्राट, ठीक है, मैं उन्हें भी बोल दूंगा। सम्राट ऊपर फ्रेश होने अपने कमरे में जाता है तो देखता है अंशुल ने साहिबा को सम्राट के कमरे के बगल वाला कमरा ही दिया है, जो अंदर से सम्राट के कमरे से जुड़ा हुआ है। सम्राट साहिबा के कमरे का दरवाजा नॉक करता है, मगर अंदर से कोई जवाब न मिलने पर वह दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। सम्राट अंदर आता है तो देखता है कि साहिबा पलंग पर अपने कानों में हेडफोन लगाकर बैठी हुई है और अपने माँ पापा की पुरानी एल्बम देख रही है। उसकी आंखें बुरी तरह से लाल हैं। सम्राट भी उसी के पास उससे थोड़ी दूरी पर पलंग पर बैठ जाता है और साहिबा के हाथ से एल्बम छीन कर देखने लगता है। अचानक से एल्बम छीने जाने पर साहिबा हड़बड़ा जाती है और सामने सम्राट को देखकर डर जाती है, मगर सम्राट बड़े प्यार से एल्बम को देखता है और साहिबा से उससे रिलेटेड बातें पूछता है। अपने माँ पापा की बातें करते समय कभी साहिबा के होठों पर मुस्कान आ जाती है तो कभी आंखों में आंसू। सम्राट बहुत गौर से उसके चेहरे पर आते जाते एक्सप्रेशंस को देख रहा था। फिर उसने साहिबा का हाथ पकड़कर कहा, सम्राट, प्रिंसेस, मेरे भी माँ पापा नहीं हैं, वह भी मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं उन्हें कभी भी रोकर याद नहीं करता। इनफैक्ट मैं तो हमेशा हंसकर उन्हें याद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रोऊंगा तो मेरे मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम्हारे माँ पापा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वह तुम्हें कभी भी इस तरह रोता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए हमेशा अपने माँ पापा को मुस्कुराते हुए याद किया करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी। तो अब से रोना नहीं, चलो जल्दी से मुंह धो लो और नीचे चलो, अम्मा जी तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रही हैं। सम्राट की बात सुनकर प्रिंसेस मुस्कुरा देती है और मुंह धुलकर नीचे खाना खाने आ जाती है। सम्राट जब प्रिंसेस को हॉल में देखता है तब प्रिंसेस ने शॉर्ट्स पैंट और क्रॉप टॉप पहना हुआ रहता है, जिसे देखकर सम्राट को गुस्सा आ जाता है, मगर वह फिर भी शांत लहजे में साहिबा से कहता है, सम्राट, प्रिंसेस, ये आपने क्या पहना हुआ है? मुझे लड़कियों के इतने छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो प्लीज आप आइंदा से कुछ ढंग का पहनना। सम्राट की बातें सुनकर साहिबा का मुंह बन जाता है और वह गुस्से में अम्मा जी से कहती है, अम्मा जी, इस कपड़े में क्या खराबी है? अच्छा खासा तो कपड़ा है। खड़ूस कहीं का, फैशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
खाना खाकर सभी सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह डाइनिंग हॉल में साहिबा, अम्मा जी, सम्राट और अंशुल ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। तभी अंशु, सम्राट, मेरी पीए से बात हो गई है। शनिवार को तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं है, इसलिए तुम्हारे रिसेप्शन पार्टी शनिवार को ही रख देता हूँ। साहिबा भाभी का भी कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अगले महीने से वह भी ज्वाइन कर सकती हैं। सम्राट, ठीक है, जो रिसेप्शन के लिए शहर का सबसे महंगा लोन बुक करना, और ध्यान रहे कोई भी छूटना नहीं चाहिए। सारे गेस्ट की लिस्ट तैयार कर लेना और फंक्शन की पूरी जिम्मेदारी तेरी रहेगी। मेरी डिजाइनर को कहकर मेरा और प्रिंसेस का ड्रेस डिजाइन करा दे पार्टी के लिए। अंशुल, भाभी, आपको कुछ और भी चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, मैं अरेंज कर दूंगा। प्रिंसेस, भाभी। अंशुल के मुंह से भाभी सुनकर साहिबा कभी अंशुल को देखती है, कभी सम्राट को और कभी खुद को। अपने फ्रैंक नेचर के अनुसार हंसकर कहती है कि अंशुल, प्लीज आप मुझे साहिबा ही बुलाएं, भाभी कुछ ज़्यादा ही ओल्ड फैशन है। जी हाँ, सही समझा आपने, हमारी हीरोइन मॉडर्न है और उन्हें फैशन और ट्रेंड के हिसाब से ही रहना है, और हो भी क्यों ना, आखिर उसके पिता की एक फैशन कंपनी जो है। साहिबा की बातें सुनकर जहां एक तरफ अंशु मुस्कुरा देता है, वहीं सम्राट के चेहरे की नसें तन जाती हैं। तभी वहां पिया आ जाती है और दौड़कर साहिबा को गले लगा लेती है। पिया, कैसी हो जान, तुझे देखकर दिल को ठंडक मिल गई, बहुत अच्छी लग रही है, हॉट हॉट टाइप। मैं ठीक हूँ, तू बता, तू यहाँ कैसे? तू तो जानती है ना, तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, बस इसीलिए चली आई। और वैसे भी कौन सा जीजू मुझे मना करने वाले हैं, है ना जीजू? तभी पिया की नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे आलू के पराठे पर पड़ती है और वह झट से 2 पराठे रोल करके अपने दोनों हाथों में ले लेती है और बड़े मज़े से खाते हुए कहती है, अम्मा जी, आपके हाथ के आलू के पराठे वर्ल्ड बेस्ट हैं, सच में। चल जान, हम लोग तेरे रूम में चलते हैं, और जीजू प्लीज़ हमारे लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर देना, और वो भी एक्स्ट्रा चीज़ वाला। वो क्या है ना कि हमें बात करते समय कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है। ओके बाय। साहिबा और पिया के जाने के बाद सम्राट गुस्से से सीढ़ियों की तरफ देखता रहता है। तभी अंशुल के हंसने की आवाज़ उसके कान में पड़ती है। तो मिस्टर सम्राट साहनी उर्फ जीजू पूरे ऑफिस को ऑर्डर करता रहता है। आज उसे एक 5 फुट की छोटी सी लड़की ने ऑर्डर कर दिया है। मज़ा आ गया यार, ये लड़की तो मिर्ची बम है। सम्राट, बकवास बंद कर और ऑफिस चल, लेट हो रहा है। अंशुल पिज्जा ऑर्डर लगाकर सम्राट के साथ ऑफिस निकल जाता है और इधर साहिबा के रूम में पिया, और जान, कैसी रही जीजू के साथ तेरी फर्स्ट नाइट? मज़ा आया? फर्स्ट नाइट? ये बंदा सिर्फ देखने में हैंडसम और ड्रेसिंग है, अंदर से बहुत बोर है। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, ये मुझे साहिबा दी ग्रेट के फैशन सेंस पर उंगली उठा रहा है, कह रहा है ढंग के कपड़े पहना करो। सम्राट की नकल उतारते हुए, प्रिंसेस, पति पत्नी बनने से पहले हम लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सच्ची? हाय, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वैसे ये बता, शादी तो तुम दोनों ने गुपचुप कर ली, जीजू कोई पार्टी दे रहे हैं या बस ऐसे ही सस्ते में निपटा दिया? हाँ, शनिवार को पार्टी रखी है, तू यहाँ सुबह से ही आ जाना, और अंकल आंटी के लिए मैं अम्मा जी से फ़ोन करवा दूंगी। वैसे तो सम्राट ने अपने डिजाइनर से ड्रेस डिजाइन करवाने को बोला है, लेकिन मैं फंक्शन में लहंगा या साड़ी टाइप कुछ बोरिंग नहीं पहनना चाहती, तो कुछ आइडिया बता। एक्साइटेड होकर मोबाइल से पिक देखते हुए, तू ना ये ट्राई कर, सच में जीजू तो देखते रह जाएंगे। वाओ यार, मस्त है। मैं अभी अपने फैशन हाउस के डिजाइनर को बोलकर ऐसी ही एक ड्रेस डिजाइन करवा लेती हूँ। 2 दिन बाद आज सम्राट और साहिबा की वेडिंग रिसेप्शन है। घर में काफ़ी हलचल मची हुई है। सम्राट भी ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और डिजाइनर द्वारा भेजे गए अपने कपड़ों को ट्राई करता है। साहिबा को भी उसका ड्रेस ट्राई करने को कहता है। शाम को पार्टी के लिए घर से निकलते समय सम्राट हॉल में खड़े होकर साहिबा को जल्दी करने के लिए आवाज़ देता है। साहिबा जब तैयार होकर अपने डिजाइनर की दी हुई ड्रेस पहनकर आती है तो ये देखकर सम्राट शॉक हो जाता है और गुस्से से कहता है, ये क्या पहना है तुमने? ये कैसा कपड़ा है? अभी के अभी जाओ और कपड़े बदल कर आओ, और हाँ, वही कपड़े पहनना जो मैंने दिया है। सम्राट का गुस्सा देख साहिबा डर जाती है और कहती है, ये भी तो अच्छा है, मुझे यही पसंद है। सम्राट गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए उसके कमरे तक ले जाता है और कहता है, फटाफट चेंज करके आओ, वरना
साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फटाफट सम्राट की दी हुई गाउन पहनकर तैयार हो जाती है। आज सम्राट और साहिबा दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जहां सम्राट ने ब्लू कलर का टैक्सीडो सूट पहना है, साथ में ब्लू शूज, हाथों में गोल्डन घड़ी और करीने से सेट किए हुए बाल, वह किसी रियासत का राजकुमार लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्लू कलर के गाउन में साहिबा भी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। बालों को कर्ल करके छोड़ा हुआ है, गले में डायमंड के नेकलेस, हाथों में डायमंड ब्रेसलेट, उंगलियों में बड़ी सी रिंग, हाई हील्स, आंखों में काजल और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। आज साहिबा सभी पर बिजली गिराने के लिए तैयार है, मगर चेहरे पर नूर नहीं है और न ही मुस्कुराहट है, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले सम्राट ने उसे डांटा है। इसीलिए साहिबा का मूड खराब है। साहिबा को देखकर सम्राट को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, इसीलिए वह पूरी पार्टी साहिबा को स्माइल करने के लिए कहता रहता है। मगर हमारी प्रिंसेस तो प्रिंसेस ही हैं, इसीलिए वह हर समय सम्राट को इग्नोर करती रहती हैं और सम्राट को चिढ़ाने के लिए रोनी के साथ हंस हंस कर बातें करती रहती हैं, जिसे देखकर सम्राट को बहुत ही गुस्सा आ रहा है। सम्राट जबरदस्ती साहिबा का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाता है और सभी से साहिबा को मिलवाता है। तभी म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और कुछ कपल्स डांस करने उस ओर बढ़ जाते हैं। रोनी भी साहिबा के आगे डांस करने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो साहिबा गुस्से से सम्राट को घूरते हुए रोनी के साथ डांस करने चली जाती है। साहिबा और रोनी डांस कर रहे हैं, मगर रोनी बहुत ही गंदे नज़र से साहिबा को देख रहा है और गंदी तरह से उसको छूते हुए डांस कर रहा है, जो कि सम्राट के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। वह जबरदस्ती साहिबा को हाथ पकड़कर पार्टी हॉल से बाहर ले आता है, कार में बैठाकर गाड़ी घर की तरफ बढ़ा देता है। सम्राट की गुस्से से लाल आंखें देखकर साहिबा बुरी तरह डर जाती है और चुपचाप से सिमटकर कार में बैठ जाती है। घर पहुंचकर सम्राट गुस्से से साहिबा का हाथ खींचते हुए घर के अंदर तक ले जाता है और झटके से सोफे पर धक्का दे देता है, जिससे साहिबा लड़खड़ाते हुए सोफे पर गिर जाती है। सम्राट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? रोनी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था और तुम उसके साथ इस तरह से हंस हंस कर बातें कर रही थी। बच्ची नहीं हो तुम, इतनी भी समझ नहीं है तुम्हारे अंदर। सम्राट के इस तरह धक्का देने से प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आज तक कभी किसी ने प्रिंसेस से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी और सम्राट सुबह से उसे डांटे जा रहा था। इसीलिए प्रिंसेस गुस्से में सम्राट से कहती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, रोनी ऐसा नहीं है, वह बहुत अच्छा है, इनफैक्ट तुमसे तो अच्छा ही है। तुम्हें तो लड़कियों से बात करने तक की तमीज नहीं है, और अगर वह बदतमीजी कर भी रहा था तो मेरे साथ कर रहा था, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। साहिबा की बात सुनकर सम्राट को भी बहुत गुस्सा आता है और वह साहिबा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है और उसके नज़दीक जाकर उससे कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसकी परवाह करनी चाहिए और किसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता मैं। दोस्तों, वो क्या है ना कि आपको तो पता है कि साहिबा की हाइट 5 फुट 2 इंच है, वह छोटी सी है, और सम्राट 6 फुट का लंबा चौड़ा गबरू जवान, तो साहिबा उसके सामने छोटी सी लग रही है। इसीलिए सम्राट ने ऐसा कहा और ऐसा सुनकर साहिबा को भी गुस्सा आ गया। इसलिए साहिबा सोफे के ऊपर खड़ी हो जाती है और कमर पर हाथ रखकर कहती है, तुम होते कौन हो मेरी परवाह करने वाले? साहिबा का गुस्से से क्यूट सा लाल चेहरा देखकर सम्राट को उस पर बहुत प्यार आता है और वह झटके से साहिबा को अपने करीब खींचकर उसे किस कर लेता है और कहता है, याद रखना मैं तुम्हारा पति हूँ। सम्राट के ऐसा करने से साहिबा बुरी तरह से डर जाती है और खुद को सम्राट की बाहों से छुड़ाकर अपने रूम की तरफ भाग जाती है। साहिबा का ऐसा रिएक्शन देखकर सम्राट मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फिराता है और कहता है, तीखी है मगर बहुत मीठी भी है, आई रियली लव हर। वेडिंग रिसेप्शन के बाद साहिबा सम्राट से बहुत नाराज भी है और डर भी रही है, इसीलिए सम्राट के सामने जाने से बचती रहती है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। साहिबा के रिसेप्शन में उसकी बेटी पिया नहीं आई थी, इसलिए साहिबा उससे भी काफ़ी नाराज है और गुस्से में उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही। एक दिन पिया सम्राट के घर साहिबा से मिलने आती है और, हाय जान, कैसी है? तुमसे मतलब नाराज है? नहीं तो तू है कौन जो मैं तुझसे नाराज हूँ? हाय हाय, रूठे रूठे सरकार नजर आते हैं। देख, तू न ज़्यादा बकवास मत कर और निकल यहाँ से। क्यों? क्यों?
क्यों? ये मेरे जीजू और बेस्टी का घर है, मैं क्यों जाऊं? अच्छा, अभी याद आई तुझे अपनी दोस्त की। तब कहाँ थे जब मुझे तेरी जरूरत थी? तू ना बिन पेंदी का लोटा है, जब देखो तब लुढ़क जाती है। मेरी जरूरत पर कभी मेरे साथ रहती ही नहीं। जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे यार, माफ कर देना। अचानक गांव से दादी का फोन आ गया था। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए हमें एक हफ्ते के लिए गांव जाना पड़ा। बस जल्दी जल्दी में तुझे इन्फॉर्म नहीं कर पाए। और तू तो जानती है ना, गांव में नेटवर्क की कितनी इशू है। कितनी मुश्किल से तुझे कॉल करती थी, और तू है कि फोन भी नहीं अटेंड कर रही थी। तू बता मैं क्या करती? अच्छा, सच में तू झूठ बोल रही है? सच्ची यार। अच्छा चलो ये सब छोड़ और बता, तेरी रिसेप्शन पार्टी पर क्या हुआ? जीजू इम्प्रेस हुए कि नहीं? पिया की बात सुनकर साहिबा उदास हो जाती है और पिया को उस दिन जो भी हुआ सब बता देती है, जिसे सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, सच्ची? जीजू ने तुझे किस किया? हाउ रोमांटिक ना। फिर क्या हुआ? पिया की ये बात सुनकर साहिबा नाराज हो जाती है। क्या यार, यहाँ मेरी जान निकली जा रही, और तुझे किसकी पड़ी है? आजकल तो मुझे उस खड़ूस से इतना डर लगता है कि उसके सामने भी जाने से बचती हूँ। इसी तरह बातों बातों में दिन बीत रहा है। एक दिन सम्राट ऑफिस में रहता है, तभी किसी का फोन आता है। सम्राट, क्या हुआ? क्या खबर है? फोन पर, सर बोलो, कंपनी हासिल करने के लिए अब साहिबा मेम साहब को टारगेट करने की सोच रहे हैं। क्या? ठीक, तुम उन पर नजर रखो। फोन करने के बाद सम्राट बहुत चिंतित हो जाता है। अंशुल को अपने केबिन में बुलाता है और उसे कुछ समझाकर घर के लिए निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर सम्राट साहिबा को उस दिन के लिए सॉरी कहता है और एक डायमंड रिंग गिफ्ट करता है। दो वर्कर्स की तरफ इशारा करके कहता है, ये तुम्हारे बॉडीगार्ड्स हैं, अब तुम कहीं भी इनके बगैर कभी नहीं जाओगी। बॉडीगार्ड के अपॉइंटमेंट के कागज बताकर कंपनी के कुछ लीगल पेपर्स पर साहिबा की सिग्नेचर ले लेता है। साहिबा फैशन क्रिएशन। आज सम्राट ने बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग बुलाई है और उसमें कुछ लीगल कागज दिखाकर सबको ये बताता है कि अब उसके पास कंपनी के 90% शेयर हैं, 40 उसके और 50 साहिबा के। इसलिए अब कंपनी में उसी का डिसीजन मानने होगा। ये बात सुनकर नाहर ओबराय गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। सम्राट सभी बोर्ड ऑफ मैनेजर को वार्न करता है कि अभी तक इस कंपनी में जो भी इनलीगल काम हुआ है वह सभी बंद हो जाने चाहिए। अब से कंपनी में वही होगा जो वह चाहेगा। इसके बाद सम्राट सभी ऑफिस मेंबर्स को भी मीटिंग के लिए बुलाते हैं और उनसे भी यही कहता है कि अब उसके पास कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर हैं और अब सभी को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। उसे काम में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर किसी को भी कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया तो उसे पनिशमेंट में साल भर की सैलरी कंपनी को रिटर्न करनी होगी और पुलिस केस भी फेस करना होगा। सम्राट की बात सुनकर सभी ऑफिस स्टाफ डर जाते हैं और अपना काम सही से करने लगते हैं। कंपनी की सारी शेयर सम्राट के नाम हो जाने के बाद नाहर अपना कोई भी इनलीगल काम कंपनी के थ्रू नहीं कर पाता, जिससे वह बहुत झुंझला जाता है और रोनी को साहिबा को बहलाकर उसे अपनी तरफ करने को कहता है। अपने पिता की बात सुनकर रोनी बहुत खुश हो जाता है। वह तो कब से साहिबा को पाने का ख्वाब देख रहा था। इसके बाद दूसरे दिन रोनी साहिबा को फ़ोन करता है और उसे अपने साथ शॉपिंग मॉल ले जाने के लिए कहता है, जिसे साहिबा खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और रोनी के साथ मॉल चली जाती है, जहां रोनी साहिबा को बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस दिलाता है और दूसरे दिन उसके साथ मूवी जाने का प्रोग्राम बना लेता है। इसी तरह साहिबा रोनी के साथ कभी मॉल, कभी शॉपिंग, कभी मूवी, कभी रेस्टोरेंट, कभी पार्टी घूमती रहती है और रोनी पर उसका विश्वास बढ़ता जाता है। एक दिन रोनी साहिबा से मिलने सम्राट के घर आता है और बातों ही बातों में उसके साथ बैडमिंटन खेलने की बात कहता है। साहिबा और रोनी दोनों गार्डन में बैडमिंटन खेलने लगते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है, मगर दोनों बारिश में ही खेलते रहते हैं। साहिबा ने इस समय एक सफ़ेद रंग की शॉर्ट फ्रॉक पहनी हुई है। बारिश की वजह से उसका शरीर पूरी तरह से भीग चुका है और उसके कपड़े उसके शरीर पर गीले होने की वजह से चिपक गए हैं। उसके शरीर के सभी उभार दिखाई दे रहे हैं। रोनी के साथ साथ घर के नौकर और साहिबा के सभी बॉडीगार्ड्स की भी नज़र साहिबा के शरीर को घूर रही होती है। तभी सम्राट ऑफिस से किसी काम के लिए घर आ जाता है तो उसे गार्डन से आवाज़ें आती हुई सुनाई देती हैं और वह उस तरफ बढ़ जाता है।
वहाँ का नज़ारा देखकर सम्राट की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह गुस्से से कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? सम्राट को देखते ही सभी नौकर और बॉडीगार्ड इधर उधर हो जाते हैं और रोनी भी घर जाने का बहाना बनाकर निकल जाता है। सम्राट गुस्से से साहिबा को घूरता है और हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे तक ले जाता है और उसे शीशे के सामने खड़ा कर देता है। खुद को शीशे में देखकर साहिबा शर्मा जाती है और तुरंत बगल से बेड से चादर खींचकर खुद को कवर कर लेती है। सम्राट गुस्से से वहीं सोफे पर बैठ जाता है और साहिबा को तुरंत चेंज करके आने को कहता है। जब साहिबा चेंज करके बाहर आती है तब सम्राट कहता है, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है ऐसे बेहुदा कपड़े मत पहना करो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, अब तुम बच्ची नहीं हो। सम्राट की बातें सुनकर साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन सम्राट से चिढ़ने लगती है और गुस्से में सम्राट से कहती है, पहनूंगी, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, मुझे बहन जी टाइप कपड़े पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रोते हुए खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। सम्राट दरवाजे पर दस्तक देते हुए, प्रिंसेस प्रिंसेस प्लीज दरवाजा खोलो, आई एम सॉरी प्रिंसेस। सम्राट कई बार दरवाजा खटखट करता है मगर साहिबा दरवाजा नहीं खोलती, तो वो अम्मा जी से उसका ख्याल रखने को कहकर ऑफिस निकल जाता है। साहिबा को रोते हुए देखकर सम्राट को बहुत बुरा लगता है और वह मन में ये फैसला लेता है कि अब वह कभी भी साहिबा को कपड़ों के लिए नहीं डांटेगा। घर आकर जब सम्राट अम्मा जी से प्रिंसेस के लिए पूछता है तो अम्मा जी बताती हैं, आज तो दोपहर से ही प्रिंसेस नीचे नहीं है और ना ही उन्होंने खाना खाया है। ये सुनकर सम्राट को बहुत बुरा लगता है और वह अम्मा जी से प्रिंसेस का खाना लगाने को कहता है। सम्राट प्रिंसेस का खाना लेकर उसके कमरे के बाहर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है पर साहिबा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तब सम्राट धीरे से दरवाजे को खोलकर अंदर पहुंच जाता है। वह देखता है कि साहिबा रोते रोते ही अपने बेड पर सो गई है। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान बन गए हैं। उसकी हालत देखकर सम्राट को बहुत बुरा लगता है। सम्राट बेड पर उसके बगल में बैठ जाता है और उसके सर पर हाथ प्यार से फेरने लगता है। साहिबा को जब अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है तो वह झटके से उठकर बैठ जाती है। साहिबा को इस तरह दूर बैठे देखकर सम्राट उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे तक ले आता है और बैठा देता है। सम्राट साहिबा के आगे खाने की थाली रखते हुए उसे खाना खाने के लिए कहता है मगर साहिबा मना कर देती है। तब सम्राट उसे सॉरी बोलते हुए चॉकलेट का एक डिब्बा गिफ्ट करता है और अपने हाथ से साहिबा को खाना खिलाता है। इस बार साहिबा चुपचाप खाना खा लेती है। अब साहिबा के कपड़ों को लेकर सम्राट कुछ भी नहीं कहता। सम्राट का ये रवैया साहिबा को पसंद नहीं आता। कपड़ों के ही बहाने कम से कम सम्राट नजर उठाकर साहिबा को देखता था, लेकिन अब अगर सम्राट को साहिबा के कपड़े पसंद नहीं आते तो चुपचाप नजर झुका लेता था। ये बात साहिबा को बहुत खलती रहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और साहिबा का कॉलेज स्टार्ट होने का समय आ जाता है। सम्राट ने साहिबा को सख्त हिदायत दी थी कि वह बिना बॉडीगार्ड के कॉलेज नहीं जाएगी। साहिबा पिया को भी अपने घर ही बुला लेती थी ताकि दोनों साथ ही में कॉलेज जा सकें। साहिबा और पिया दोनों कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से रम गई हैं। इधर रोनी कभी कभी साहिबा से मिलने उसके कॉलेज पहुंच जाता है। साहिबा और रोनी की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है। इधर सम्राट को साहिबा और रोनी की दोस्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक दिन मौका देखकर रोनी साहिबा को अपने साथ क्लब चलने के लिए कहता है। पहले तो साहिबा सम्राट के डर से मना करती है मगर रोनी के बार बार जिद करने पर वह जाने को तैयार हो जाती है। साहिबा अम्मा जी से मदद मांगती है ताकि वह बिना सम्राट को पता चले रोनी के साथ क्लब जा सके। साहिबा अम्मा जी से वादा करती है कि वह जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाएगी। सम्राट जब घर वापस आता है अम्मा जी से प्रिंसेस के बारे में पूछता है। तब अम्मा जी झूठ कह देती हैं कि प्रिंसेस खाना खाकर कमरे में सो रही है। सम्राट को आश्चर्य लगता है, फिर सोचता है शायद कॉलेज में थक गई होगी इसीलिए सो रही है। खाना खाकर सम्राट भी अपनी स्टडी रूम में चला जाता है और ऑफिस का कुछ काम करने लगता है। रात के 12 बज जाते हैं मगर साहिबा घर नहीं आती। अब अम्मा जी को घबराहट होने लगती है। अम्मा जी सम्राट के स्टडी रूम में चली जाती हैं और रोते हुए सम्राट से कहती हैं, सम्राट बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल साहिबा बेबी तो रोनी बाबा के साथ क्लब गई है। बेबी ने रोनी बाबा को मना किया था मगर वह जिद करने लगे
तो बेबी को उनके साथ जाना पड़ा। आपके डर की वजह से उन्होंने आपको बताने से मना किया था। उन्होंने जल्दी आने को कहा था, मगर वह अभी तक आई नहीं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज़ तुम कुछ करो ना। अम्मा जी की बात सुनकर सम्राट बहुत परेशान हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन लगाता है और पता चलता है कि साहिबा ने आज उनको ये कहकर छुट्टी रखी है कि वह आज पढ़ाई की वजह से घर पर ही रहेगी। सम्राट को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी वह अपने किसी आदमी को फ़ोन लगाता है और साहिबा का पता लगाने को कहता है। सम्राट अपने आदमियों से फ़ोन पर, मुझे अभी तुरंत नाहर ओबराय और रॉनी ओबराय की लोकेशन पता करके बताओ और प्रिंसेस को एज सुन एज पॉसिबल ढूंढो। फ़ोन पर, सर नाहर और रॉनी दोनों ही आज शाम की फ्लाइट से सिंगापुर गए हैं। उनके फ़ोन की लोकेशन सिंगापुर बता रही है। सम्राट, मगर ये कैसे हो सकता है? रॉनी तो आज साहिबा के साथ क्लब जाने वाला था। सर, लेकिन अचानक ही उसकी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उनको सिंगापुर जाना पड़ा। फोन पर अपने आदमियों से ऐसा सुनकर सम्राट परेशान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने साहिबा को जो रिंग गिफ्ट की थी उसमें पीजीएस ट्रैकर लगा था। वह तुरंत अपने लैपटॉप पर ट्रैकर को ट्रेस करने की कोशिश करता है। इधर क्लब में रॉनी साहिबा की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देता है। ड्रिंक पीने के बाद साहिबा अपना होश खोने लगती है। तब साहिबा को घर पहुंचाने के बहाने रॉनी शहर से बहुत दूर एक खंडर में ले जाता है। उसे वहां हाथ पैर बांधकर वहीं चेयर पर बैठा देता है और उसके होश में आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद साहिबा को जब होश आने लगता है तब वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो रॉनी उसके सामने बैठा होता है। अपने आप को इस तरह चेयर पर बंधा हुआ देखकर साहिबा डर जाती है और चीखने लगती है और गुस्से से, रॉनी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? खोलो मुझे। रॉनी हंसते हुए, क्यों मेरी जान, बुरा लग रहा है? ये क्या बदतमीजी है रॉनी, खोलो मुझे। तेरी और तेरी प्रॉपर्टी के लिए तुझे बांधा है मेरी जान। अपनी बकवास बंद करो और खोलो मुझे। ये बकवास नहीं है मेरी जान। तभी अपने आदमी को इशारा कर साहिबा का हाथ खोलने को कहता है और उसके सामने एक पेन और पेपर बढ़ाता है। कागज देखकर साहिबा रॉनी से पूछती है, ये कैसे कागज हैं? तेरी प्रॉपर्टी और तेरी कंपनी के पेपर्स हैं जिस पर लिखा है कि तू अपना सब कुछ मेरे नाम कर रही है। व्हाट नॉनसेंस, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, तुम जरूर करोगी। वरना वरना क्या? सम्राट को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि सबको यही पता है कि मैं सिंगापुर में हूँ और जब तक पता चलेगा तब तक तू और तेरी कंपनी मेरी होगी और वह हाथ मलता रह जाएगा। वैसे उसने बहुत कोशिश की तुझे बचाने की, तेरे साथ बॉडीगार्ड लगाए, मेरे पीछे अपने खबरी लगाए, मगर क्या फायदा? तू तो इतनी बड़ी बेवकूफ है कि खुद ही मेरे जाल में फंसती चली गई। अब मैं तेरा शिकार करूंगा। इतना कहकर वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, चीखते हुए, आई विल किल यू इडियट। लगता है तुम प्यार से नहीं मानने वाली। कोई बात नहीं। इतना कहकर रॉनी साहिबा के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और उसके ऊपर झुकते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी साहिबा खुद को बचाने की कोशिश में रॉनी को धक्का दे देती है और वह गिर जाता है। गिर जाने से रॉनी बहुत गुस्सा हो जाता है और साहिबा के बाल पकड़कर उसका सर दीवार में लड़ा देता है और उसको 2-3 थप्पड़ जोर से मारता है, जिससे साहिबा के सर से खून बहने लगता है और होठों के पास कट जाता है और खून बहने लगता है। गालों पर थप्पड़ मारने से लाल निशान बन चुके हैं। साहिबा बहुत बुरी तरह से डर गई और हाथ जोड़कर उससे विनती करती है, प्लीज रॉनी, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं शादीशुदा हूँ, तो प्लीज छोड़ दो। तुम तो कितने अच्छे हो, प्लीज रॉनी। रॉनी हंसते हुए, साली पहले खुद छोटे छोटे कपड़े पहनकर मुझे सेंट यूज करती है और अब सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है। मैं जानता हूँ कि तेरे और उस सम्राट के बीच में कुछ भी नहीं है। ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए की गई है। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो जान, मैं तो हुस्न का पुजारी हूँ। रॉनी की बात सुनकर साहिबा बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। रॉनी साहिबा का टॉप पकड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है और साहिबा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। साहिबा खुद को बचाने के लिए रॉनी के सामने गिड़गिड़ाती रहती है, मगर रॉनी उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके पहले रॉनी साहिबा के साथ कुछ और करता, उसके मुंह पर जोर का एक घूंसा पड़ता है और वह साहिबा से दूर छिटक कर गिर जाता है। हलचल सुनकर साहिबा आंखें खोलती है
तब सामने सम्राट को देखकर रोने लगती है। सम्राट जब साहिबा को इस हालत में देखता है तो तुरंत नजरें फेर लेता है और अपनी शर्ट उतारकर साहिबा की तरफ फेंकता है। साहिबा की ऐसी हालत देखकर सम्राट की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वह बुरी तरीके से रोनी को पीटने लगता है। तभी बाहर पुलिस का सायरन बजता है। अंशुल पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है और सभी को अरेस्ट करवा देता है। इधर सम्राट रोनी को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। उसका सर दीवार में भिड़ा देता है जिससे उसका सर फट जाता है। उसका हाथ पकड़कर झटके से मोड़ देता है जिससे एक चीख के साथ उसका हाथ टूट जाता है। पुलिस के रोकने के बाद भी सम्राट का गुस्सा शांत नहीं होता और वह रोनी को पीटता रहता है। इधर साहिबा शर्ट पहनकर एक कोने में डर कर बैठ जाती है और बुरी तरह से रोने लगती है। साहिबा की हालत देखकर अंशुल सम्राट को रोकता है। यार प्लीज छोड़ दे इसे, वरना मर जाएगा। भाभी को देख, उन्हें तेरी ज्यादा जरूरत है। मर ही जाना चाहिए इसे, जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को हाथ लगाने की? मैं इसे मार डालूंगा। मेरी प्रिंसेस को आज तक मैंने नजर भरकर देखा भी नहीं, कहीं उसे मेरी ही नजर ना लग जाए। मेरी उस प्रिंसेस को हाथ लगाया इसने, मैं इसे जान से मार डालूंगा। देख क्या हालत हो गई है उसकी। पुलिस और अंशुल मिलकर सम्राट को रोनी से दूर करते हैं और पुलिस रोनी को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। सम्राट जब साहिबा के पास जाता है तो वह डर कर पीछे हटने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ, मेरे पास मत आना। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। सम्राट दौड़कर साहिबा को अपनी गोद में उठा लेता है और अंशुल को कार लाने को कहता है। सम्राट प्रिंसेस को गोद में लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ भगा देता है। सम्राट ने पहले ही हॉस्पिटल में फोन कर दिया था, इसलिए उनके पहुंचते ही डॉक्टर्स की टीम साहिबा का ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। ओटी के बाहर सम्राट आंखों में आंसू लिए बैठा है। अंशुल उसके पास आता है और सम्राट अंशुल के गले लग जाता है और रोने लगता है। यार अंशु, अगर प्रिंसेस को कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैं क्या जवाब दूंगा माँ को कि मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया? वो ठीक तो हो जाएगी ना यार। तू क्यों परेशान होता है? भाभी को कुछ नहीं होगा, अभी एकदम ठीक हो जाएंगी। और फिर तेरे बचपन का प्यार तुझसे कौन छीन सकता है? तू खुद को संभाल मेरे भाई। जो तू खुद टूट जाएगा तो भाभी को कैसे संभालेगा? हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। अभी ओटी का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। सम्राट दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि प्रिंसेस कैसी है डॉक्टर? देखिए, उनके सर में बहुत ही गहरी चोट लगी है। वैसे तो हमने स्टिच कर दिए हैं, लेकिन उनके होश में आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। वैसे भी उनके साथ जो हुआ है उसके बाद उनके शरीर के घाव तो भर जाएंगे, लेकिन उनके मन के घाव को भरने में टाइम लगेगा। आपको सब्र से काम लेना होगा। इतना कहकर वो चले जाते हैं। प्रिंसेस को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। सम्राट उसके पास जाने की जिद करता है, मगर डॉक्टर मना कर देते हैं। सम्राट आईसीयू के बाहर घबराहट में चक्कर लगा रहा है। अंशुल सम्राट को पकड़कर बैठाता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ है भाभी को, वो बहुत स्ट्रांग हैं। देखना, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तू तो बस ये सोच कि ऐसा क्या करेगा कि भाभी इन सब चीजों को जल्द से जल्द भूल जाएं। आंखों ही आंखों में सम्राट और अंशुल की पूरी रात बीत जाती है। सुबह 7 बजे के करीब प्रिंसेस को होश आता है, मगर वह किसी को भी देखकर चिल्लाने लग रही है। डॉक्टर्स और नर्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। प्रिंसेस को इस तरह चीखते चिल्लाते हुए देखकर सम्राट घबरा जाता है और वह आईसीयू के अंदर चला जाता है और तुरंत ही प्रिंसेस को गले लगा लेता है। सम्राट को देखते ही साहिबा उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सम्राट भी उसे कुछ नहीं कहता, बस रोने देता है, जिससे उसके अंदर का सारा दर्द आंसू बनकर बह जाए। साहिबा सम्राट के गले लगकर बहुत देर तक रोती रहती है और रोते रोते ही सो जाती है। सम्राट साहिबा को बेड पर लिटाकर चादर से कवर कर देता है और डॉक्टर से मिलने चला जाता है। डॉक्टर सम्राट को बताते हैं कि साहिबा की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, मगर अभी कुछ दिन उन्हें हॉस्पिटल में ही अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। उसके बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, मगर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस ना हो। उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तभी एक नर्स डॉक्टर के केबिन में आती है और कहती है, साहिबा को फिर से पैनिक अटैक आया है। ये सुनते ही सम्राट
तेजी से साहिबा के रूम में आ जाता है। सम्राट को देखकर साहिबा फिर से उसके गले लग जाती है। सम्राट साहिबा को शांत कराने के लिए कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में साहिबा शांत हो जाती है, मगर वह सम्राट को कसकर पकड़ लेती है ताकि वह कहीं भी ना जा सके। सम्राट जब साहिबा को खुद को पकड़े हुए देखते हैं तो उसे बेड पर लेटाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहता है, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। देखो, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। मगर साहिबा दोबारा सम्राट के गले लग जाती है और बार बार समझाने के बावजूद भी सम्राट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तब सम्राट वहीं बेड पर साहिबा के बगल में बैठ जाता है और अपने सीने पर उसका सर रखकर उसे सुलाने की कोशिश करता है। मगर साहिबा सोने से मना कर देती है और कहती है, अगर मैं सो जाऊंगी तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और वह फिर मुझे ले जाएगा। साहिबा की इस मासूमियत पर सम्राट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह साहिबा से कहता है, अब जब तक आप खुद मुझे अपने पास से जाने को नहीं कहेंगी तब तक मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। साहिबा अविश्वास से सम्राट को देखती है। तब सम्राट उसके माथे को चूमकर कहते हैं, पक्का वाला प्रॉमिस, सच में कहीं नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर साहिबा को तसल्ली होती है और वह सम्राट के सीने पर सर रखकर सो जाती है। इसके बाद सम्राट 1 मिनट के लिए भी साहिबा को अकेला नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि ड्रेसिंग के समय भी वह साहिबा के पास ही रहता है। पिया को जब साहिबा के बारे में पता चलता है तब वह भी साहिबा से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है और अपनी बातों से उसे हंसाने की कोशिश करती है। अंशुल भी रोज ही साहिबा से मिलने हॉस्पिटल आता है। धीरे धीरे सम्राट का साथ और दवा के असर से साहिबा ठीक होने लगती है। कुछ दिन बाद साहिबा को डिस्चार्ज कराकर सम्राट घर ले आता है। सम्राट साहिबा का बहुत ध्यान रखता है, उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है और उसी के रूम में सोफे पर सो जाता है ताकि रात में भी साहिबा डर कर घबरा ना जाए। साहिबा की वजह से ही अब सम्राट अपने ऑफिस का काम भी घर से ही करता है। वह सारा टाइम साहिबा के आसपास ही रहता है। साहिबा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। एक दिन सुबह सुबह पिया और अंशुल एक साथ ही आशीर्वाद विला सम्राट के घर पहुंचते हैं। हड़बड़ी में पिया अंशुल से टकरा जाती है और माथे पर हाथ रखकर गुस्से से उसे कहती है, दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या? भगवान ने आंखें देखने के लिए दी हैं। अंधा मैं नहीं, अंधी तुम हो। खुद ही मुझसे टकरा जाती हो और फिर मेरे ऊपर चिल्ला रही हो। देखो, तुम्हें ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे जैसे लड़कों को। अंशुल आंखें छोटी करके, तुम्हारे जैसे लड़कों से क्या मतलब है तुम्हारा? वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो। देखो, हाँ मैं देख ही रही हूँ। यू स्टोन मैन, हटो मेरे रास्ते से। इस पत्थर ने तो मेरा सर फोड़ दिया। इतना कहकर पिया तेजी से डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाती है और अंशुल वहीं खड़ा रह जाता है। अंशुल और पिया की क्यूट सी फाइट देखकर साहिबा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह पिया से कहती है, क्या जान तू भी ना, अंशुल भाई कितने अच्छे हैं और तू पता नहीं उन्हें क्या क्या कहती रहती है। तेरा भाई है तो तू ही संभालना, मेरा सर क्यों फोड़ रही है? तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तो क्यों कर रही है? ब्रेकफास्ट करना, देख कितना टेस्टी बना है। इतना कहकर पिया जल्दी से पोहे की प्लेट उठाकर खाना शुरू कर देती है। उसकी इस हरकत पर अंशुल गुस्से से कहता है, भाभी आपकी और कितनी दोस्त ऐसी हैं जिनके घर में खाना नहीं मिलता? अंशुल के ऐसा कहने पर पिया गुस्से से उसे घूरती है और कहती है, मेरे घर अगर खाना नहीं मिलता तो कौन सा तुम्हारे घर तुम्हें खाना मिल जाता है? जब देखो तब टपक पड़ते हो यहाँ खाने के लिए। खुद को तो देख नहीं रहे हो, मुझे बोल रहे हो। उन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो उसके पहले ही सम्राट दोनों को टोकता है और शांत होने के लिए कहता है। मीठी नोक-झोंक के बीच अम्मा जी सम्राट से कहती हैं, सम्राट बेटा, वो क्या है ना कि साहिबा बेबी के एक्सीडेंट के बाद मैं चाहती हूँ कि घर में एक छोटी सी पूजा कराई जाए। आप लोग की शादी भी बस कागज पर दस्तखत कर देने से ही हो गई है। घर में पूजा होगी तो थोड़ा सुख शांति आएगी। वैसे तो सम्राट पूजा पाठ में बहुत विश्वास नहीं करता, मगर फिर भी अम्मा जी के कहने और साहिबा के लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऐसा सोचकर पूजा के लिए हामी भर देता है। अंशुल को पूजा की सारी तैयारी करवाने को कहता है। पिया और साहिबा अपने कमरे में चले जाते हैं और वही पुराना खाना पीना और गप्पे लड़ाना इनका चालू हो जाता है। इधर बहुत दिन बाद सम्राट भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अम्मा जी 2 दिन बाद पूजा रखवा देती हैं। पूजा वाले दिन पंडित जी घर आते हैं और पूजा की सारी तैयारी देखते हैं।
तभी वह पूजा शुरू करने को कहते हैं। सम्राट साहेबा को बुलाता है। वह आकर पूजा में बैठे ताकि साहेबा के हाथों से पूजा हो। साहेबा पिया के साथ सीढ़ियों से नीचे आती है। आज साहेबा ने पहली बार लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। बालों को करीने से पीछे बांधा हुआ है। हाथों में लाल चूड़ियां और माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर लाल लिपस्टिक। साहिबा बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सम्राट उसे देखता ही रह जाता है। आज पिया ने भी पीकॉक शेड में अनारकली सूट पहना हुआ है। वह भी बहुत प्यारी लग रही है। आज अंशुल भी अपनी नज़र पिया से हटा नहीं पा रहा है। साहिबा चुपचाप आकर पंडित जी के सामने पूजा के लिए बैठ जाती है। पंडित जी साहिबा को जब गौर से देखते हैं तो कहते हैं, बेटा जी, आप शादीशुदा हैं, मगर आपने सुहाग की कोई भी निशानी नहीं पहनी है, न मांग में सिंदूर लगाया है और न ही गले में मंगलसूत्र पहना है, न पैरों में पायल है और न ही बिछिया। आप जाइए और एक सुहागन की तरह तैयार होकर आइए। पंडित जी से ऐसा सुनकर साहिबा सम्राट को देखने लगती है, क्योंकि शादी के समय सम्राट और साहिबा ने सिर्फ कागज पर दस्तखत करके शादी कर ली थी। सम्राट ने ना तो साहिबा की मांग में सिंदूर भरा था और न ही उसे मंगलसूत्र पहनाया था। तब से साहिबा भी विवाहित के नाम पर कोई भी श्रृंगार नहीं करती थी। साहिबा को वहीं खड़ा देखकर पंडित जी कहते हैं, जाइए बेटा, तैयार होकर आइए। ऐसे रहना अशुभता की निशानी है। आप सुहागन हैं और आपको सुहागनों की तरह ही रहना चाहिए। पंडित जी के मुंह से ऐसा शब्द सुनकर सम्राट अंशुल को इशारा करता है। अंशुल सम्राट की मां का मंगलसूत्र और पायल बिछिया लाकर साहिबा को दे देते हैं। साहिबा जब उन्हें पहनने लगती है तब पंडित जी सम्राट की ओर देखकर कहते हैं, बेटा, आप इनके पति हैं। अगर सुहाग की निशानी आप अपने हाथों से इन्हें पहनाएंगे तो ये बहुत शुभ होगा। पंडित जी की बात सुनकर सम्राट बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वह इस शादी को सिर्फ समाज के लिए ही रहने देना चाहता था। वह ऐसे किसी भी रीति रिवाज या बंधन में साहिबा को नहीं बांधना चाहता था। लेकिन इस समय सम्राट पंडित जी से कुछ कह नहीं पाया और वह साहिबा के पास जाकर उसके पैरों में पायल और बिछिया, गले में मंगलसूत्र और अंत में पंडित जी के हाथ से लेकर सिंदूर साहिबा की मांग में भर देता है। इसके बाद पंडित जी दोनों को गांठ जोड़कर पूजा पर बैठने को कहते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न करते हैं। और अब साहिबा को सुहाग की निशानी उतारने को मना कर देते हैं। पूजा करने के बाद सम्राट प्रसाद लेकर बिना किसी से कुछ कहे ऑफिस निकल जाता है, क्योंकि वह बहुत परेशान रहता है। दूसरे दिन सम्राट साहिबा से कहता है, प्रिंसेस, अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, तो अब आपको अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। मगर साहिबा मना कर देती है। सम्राट साहिबा को समझाता है, इस तरह डरकर घर बैठ जाना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मगर फिर भी साहिबा मानने को तैयार नहीं होती। तब सम्राट उससे कहता है कि वह रोज साहिबा को कॉलेज छोड़ने जाएगा और खुद ही उसे लेने भी जाएगा। इस वादे के बाद साहिबा कॉलेज जाने के लिए राजी होती है। सम्राट साहिबा से कहता है, प्रिंसेस, आपको मंगलसूत्र और सिंदूर उतार कर भी कॉलेज जाना होगा। क्यों? पंडित जी ने तो मना किया था। उन्होंने कहा था कि अशुभ होता है। नहीं प्रिंसेस, मैं चाहता हूँ कि जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप इन सब निशानियों को सिर्फ पूजा के ही समय पहने। उदास होकर, क्या मैं इस तरह अच्छी नहीं लग रही? ऐसी कोई बात नहीं है प्रिंसेस, तो फिर आप क्यों मना कर रहे हो? आप अभी बच्ची हैं, छोटी हैं, आप नहीं समझेंगी। सम्राट की बात सुनकर साहिबा को गुस्सा आ जाता है और वह सोफे पर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं इतनी बड़ी हूँ। साहिबा की हरकत देखकर एक तरफ सम्राट को हंसी भी आती है और दूसरी तरफ गुस्सा भी। वह सिर्फ इतना ही कहता है, मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता। जितना बोला जाए चुपचाप उतना सुनो, नो आर्ग्यूमेंट। और गुस्से में ऑफिस चला जाता है। ऑफिस का काम जल्द ही खत्म करके सम्राट पुलिस कमिश्नर से मिलने जाता है। वहाँ पर कमिश्नर, आइए मिस्टर सम्राट। हेलो सर, प्लीज बी सीटेड। सर, मैं मिस्टर और मिसेस कश्यप की एक्सीडेंट की रिपोर्ट जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। मिस्टर सम्राट, ये सीधा सीधा एक्सीडेंट का केस है, जिसमें ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और मिस्टर कश्यप की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से दोनों का ही अपनी गाड़ी पर कोई कंट्रोल नहीं था और एक्सीडेंट हो गया। मगर सर, मुझे तो पता चला है ये एक्सीडेंट हुआ नहीं बल्कि कराया गया है। साफ शब्दों में कहें तो ये एक मर्डर केस है।
और मैं चाहता हूँ कि आप उसका इन्वेस्टिगेशन मर्डर केस करवाएं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपको किसी पर शक है? जी कमिश्नर साहब, मुझे मिस्टर नाहर ओबराय और उनके बेटे रोनी पर शक है। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट इन्हीं दोनों ने प्रॉपर्टी के लिए प्लान किया है। ठीक है मिस्टर सम्राट, आप कहते हैं तो मैं इस केस की फिर से छानबीन करवाता हूँ। सर, मैं साहिबा के केस की प्रोग्रेस भी जानना चाहूँगा। मिस्टर सम्राट, रोनी को अरेस्ट कर लिया गया है और कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। बस जब भी डेट आएगी साहिबा जी को कोर्ट आना होगा। सर, मैं चाहता हूँ कि रोनी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है सर। थैंक यू। कमिश्नर से मिलने के बाद सम्राट घर आता है और अम्मा जी से खाना लगाने को कहता है। डाइनिंग टेबल पर साहिबा को ना पाकर सम्राट अम्मा जी से साहिबा के बारे में पूछता है। साहिबा बेबी सुबह से ही अपने कमरे में है, आज नीचे ही नहीं आई। क्यों? पता नहीं, आप जाकर खुद ही देख लो। अम्मा जी से ऐसा सुनकर सम्राट साहिबा के कमरे तक जाता है और दरवाजे पर खटखट करता है। साहिबा गुस्से में, मुझे खाना नहीं खाना है, दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना सुनकर सम्राट कमरे के अंदर जाता है और साहिबा से कहता है, क्या बात है, आज खाना क्यों नहीं खाना है? बस नहीं खाना है। मैंने डांट दिया इसलिए नाराज हो? नहीं, क्योंकि एक बार आपकी बात ना मानकर मैं भुगत चुकी हूँ रोनी वाला केस। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहती। आपने मना किया है तो कुछ सोचकर ही मना किया होगा, तो फिर रो क्यों रही हो? आप नहीं समझेंगे, मैं बच्ची हूं ना इसलिए। इतना कहकर गुस्से से कमरे से बाहर निकलने लगती है कि सम्राट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे सोफे पर बिठाता है। क्या बात है बताओ, हम लोग फ्रेंड हैं ना? फ्रेंड? फ्रेंड का मतलब भी जानते हैं आप? आई एम सॉरी प्रिंसेस, नो इवन आई एम सॉरी। ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। और रोने लगती है। मैं ही सबसे बुरी हूँ, तभी तो मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए। बच्चों जैसी हरकतें करती रहती हूँ। मुझे कुछ भी तो नहीं आता। ना माँ की तरह घर संभाल सकती हूँ, ना डैड की तरह ऑफिस संभाल सकती हूँ, और ना ही खुद को संभाल सकती हूँ। तुमने कितनी बार कहा कि रोनी से दूर रहो, वह अच्छा नहीं है, मगर मैंने नहीं माना। तुमने कितनी बार कहा कि ढंग के कपड़े पहनो, मगर मैंने नहीं माना। तुमने कितनी बार कहा बिना बॉडीगार्ड के कहीं नहीं जाना, लेकिन मैंने नहीं माना। तुमने कितनी बार समझाया, मगर मैंने नहीं माना। तभी तो रोनी ने मेरे साथ वह सब करने की कोशिश की। ये जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर डैड की कंपनी का एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है। मेरी ही वजह से तुम एक अनचाही शादी में फंस कर रह गए हो। मेरी ही वजह से तुम्हें ना चाहते हुए भी मुझे झेलना पड़ रहा है। और मैं हूँ कि तुमसे सिर्फ आर्ग्यू करती रहती हूँ। आई एम सॉरी सम्राट, मैं बहुत बुरी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है प्रिंसेस, आप ज़्यादा सोच रही हैं। और साहिबा को गले लगा लेता है, उसके सर पर हाथ फेरते हुए मन में सोचता है, आप मेरे लिए क्या हैं प्रिंसेस, ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और ये शादी अनचाही नहीं, मेरे मन चाही है। आपके आंसू मुझे कितनी तकलीफ देते हैं ये मैं आपको नहीं बता सकता। आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिंसेस, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। अपने हाथों में उसका चेहरा भरकर उसके आंसू पोंछता है। किसने कहा आपसे कि आप बुरी हैं? आप दुनिया में सबसे अच्छी हैं प्रिंसेस, आपसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। और माँ और साहब आपसे दूर नहीं गए हैं, वह तो यही हैं, आपके पास, आपके दिल में, आपकी यादों में। और जहाँ तक बात रही आपके डैड की कंपनी की, तो वह तो बस कुछ दिन के लिए मेरे पास है। आपकी पढ़ाई पूरी होते ही वो आपको खुद संभालनी है। और जहाँ तक बात है रोनी की, तो ऐसे लोग ऐसा घटिया काम किसी के कपड़े देखकर नहीं करते, अपनी घटिया सोच की वजह से ही करते हैं। जो भी हुआ उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है प्रिंसेस। आप बहुत भोली हैं प्रिंसेस, बहुत इनोसेंट। बस इसीलिए मुझे डर लगता है। ये दुनिया बहुत बुरी है प्रिंसेस। मैं नहीं चाहता कि कोई आपको हर्ट करे, बस इसीलिए आपको टोकता रहता हूँ। मगर अगर आपको मेरा बोलना बुरा लगता है तो अब से मैं आपको नहीं बोलूँगा। मगर प्लीज आप खुद को बुरा कहना बंद कर दीजिए। और रही बात कुछ ना आने की, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। बस अपने दोस्त पर भरोसा रखना। आपको मुझ पर भरोसा है ना प्रिंसेस? अब बात आती है शादी की। तो हाँ, ये शादी भले ही हम दोनों की मर्जी से ना हुई हो, मगर इस शादी ने मुझे आप जैसा एक प्यारा सा दोस्त जरूर दिया है। और मेरे लिए मेरा दोस्त बंधन नहीं है, याद रखिएगा।
बस मेरी बात को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, सब आपके भले के लिए ही कर रहा हूँ। प्लीज प्रिंसेस। इतना कहकर सम्राट साहिबा को चुप कराता है और कहता है, अब नीचे चलें, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। साहिबा मुस्कुराकर, मेरे भी। कबड्डी क्यों? तुम्हारे पेट में चूहों को तो रैम्प वॉक करना चाहिए। आफ्टर ऑल एक फैशन हाउस की मालकिन का पेट है। सम्राट की बात सुनकर साहिबा खिलखिलाकर हंस पड़ती है और सम्राट उसी की हंसी में खो जाता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सम्राट नाश्ते की टेबल पर, प्रिंसेस आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको कॉलेज छोड़कर मैं ऑफिस निकल जाऊंगा, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। साहिबा हाँ में सर हिलाकर तैयार होने चली जाती है। साहिबा जब तैयार होकर आती है तो सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। साहिबा ने आज लॉन्ग सूट पहना हुआ है और दुपट्टे को सर से लपेटकर खुद को पूरा कवर किया हुआ है, जो बहुत अजीब लग रहा है। तब सम्राट उससे कहता है, ये क्या पहना हुआ है आपने? सूट है और क्या। सूट क्यों? आपके सारे कपड़े क्या हुआ? वो सारे कपड़े बेकार हैं, छोटे छोटे हैं, अब से मैं उन्हें नहीं पहनूंगी। सम्राट अपना सर पर हाथ रख लेता है और साहिबा का हाथ पकड़कर उसे उसके रूम में ले जाता है और उसकी कवर्ड खोलकर उसमें से एक पिंक कलर की खूबसूरत सी लॉन्ग फ्रॉक निकालकर उसे देता है और चेंज करने को कहकर नीचे चला जाता है। फ्रॉक देखकर साहिबा को याद आ जाता है कि ये ड्रेस उसे सम्राट ने ही गिफ्ट की थी। साहिबा चेंज करके सम्राट के साथ कॉलेज चली जाती है। आज कॉलेज में सभी उसके लुक की बहुत तारीफ करते हैं। सम्राट ऑफिस का सारा काम जल्दी ही निपटाकर समय से पहले ही कॉलेज उसे लेने आ जाता है। साहिबा को लेकर सम्राट मॉल चला जाता है और साहिबा को ढेर सारी अच्छी और ढंग की मॉडर्न कपड़े दिलाता है और उन्हें ही पहनकर रोज कॉलेज जाने को कहता है। फिर उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहां पर दोनों डिनर करते हैं। आज सम्राट के साथ समय बिताकर साहिबा बहुत ही खुश हो जाती है और सम्राट के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।